Hello friends and students, welcome to पूजा खत्रीज चैनल। हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 एंजाइम्स एफएससी पार्ट 1 से। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। एंजाइम्स को अगर हम देखें तो एंजाइम्स को हम बायो कैटलिस्ट्स कहते हैं, बिकॉज ये क्या करता है, ये हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं उनको स्पीड अप करने में हेल्प करता है। अगर लेट सपोज हम बात करें कि हमारी बॉडी में एंजाइम्स नहीं होती तो क्या होता, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते, वो रिएक्शंस कितने टाइम के बाद होते, कितना टाइम उनको लगता, हमें कोई आइडिया नहीं होता। तो एंजाइम क्या करता है, एंजाइम कम वक्त में कम एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए उन रिएक्शंस को फास्ट करता है, स्पीड करता है, और हमारी जो रिजल्ट है वो जल्दी जैसे मिल जाती है। नंबर सेकंड, द एंजाइम्स आर थर्मोलेबाइल। Thermolabile means what? Thermo means heat and labile means they are sensitive to heat. Thermolabile का मतलब है कि एंजाइम्स जो है वो हीट सेंसिटिव है। अब एंजाइम्स बनते कहाँ पर है? एंजाइम सिंथेसाइज होते हैं लिविंग सेल्स के अंदर। लिविंग सेल्स के अंदर ये सिंथेसाइज हो रहे हैं। एक्चुअली में एंजाइम्स जो है वो ऑर्गेनिक सबस्टेंट है। कैसे वो ऑर्गेनिक सबस्टेंस है? क्योंकि एंजाइम्स प्रोटीन्स के बने हुए हैं। प्रोटीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो सेकंड चैप्टर में डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूं। एंजाइम्स प्रोटीनियस इन नेचर है क्योंकि एंजाइम प्रोटीन के बने हुए। अच्छा, कुछ साइंटिस्ट ने ये भी कहा कि कुछ एंजाइम्स राइबोजाइम है जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में हेल्प करते हैं, but most of the enzymes are proteinous in nature. Now come on to the history. सबसे पहले एंजाइम की डिस्कवरी पाई के थ्रू हुई थी इन 1833, और उसके टाइम पे एंजाइम वर्ड नहीं यूज किया गया था, बल्कि उसको डायस्टेज कहा गया था। फिर आफ्टर मेनी इयर्स सबसे पहले एंजाइम टर्म को कॉइन किया फ्रेडरिक विलियम कोने ने। किस साल में? इन 1878, जिसका मकसद ये था कि एंजाइम जो वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, और en जो n है इसका मतलब है इनसाइड, एंड जाइम का मतलब है यीस्ट, मतलब सेल के अंदर एक किस्म का यीस्ट बन रहा है। तो एंजाइम का जो वर्ड है वो काफी डिस्कवरी के काफी टाइम बाद ना जो ना टर्म यूज किया गया। सबसे पहले तो डायस्टेज ही यूज किया गया था। ये कुछ स्ट्रक्चर है एंजाइम की। अब हमारे दिमाग में यही आता है कि एंजाइम चीजों को ब्रेक करता है। नो, एंजाइम चीजों को एनाबॉलिक रिएक्शन में भी इन्वॉल्व होगा और कैटाबॉलिक रिएक्शन में भी इन्वॉल्व होगा। जैसे कि आप फर्स्ट स्ट्रक्चर में देखें तो ये एक एंजाइम है, ये इसका एक्टिव साइट है, ये इसका जो है सबस्ट्रेट है, आकर यहाँ पर अटैच होगा। अब ये बॉन्ड है, तो अब देखें आप, ये सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बन गया। ये बॉन्ड एंजाइम ने क्या किया, इसकी मदद से बॉन्ड ब्रेक हो गया और ये प्रोडक्ट में हमें दो चीजें मिल गई। लेट सपोज ये दो अमाइनो एसिड थे, आपस में मिले हुए थे, वो यहाँ पर एंजाइम्स के साथ कंबाइन हुए और उन्होंने जो है वो कैटाबॉलिक रिएक्शन किया और ये दोनों प्रोडक्ट्स में चेंज हो गए, यानी अलग अलग हो गए। सेकेंड स्ट्रक्चर में ऑब्जर्व करेंगे आप, ये दो, ये 1 एंड ये 2 सबस्ट्रेट है, दोनों अलग अलग हैं। अब ये एंजाइम की एक्टिव साइड पे आकर बाइंड हो गए हैं और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया है। आफ्टर फ्यू मिनट्स और फ्यू सेकेंड्स आप देखेंगे तो ये एंजाइम जो है इसको कुछ नहीं हुआ है, लेकिन ये प्रोडक्ट जो है वो किस शेप में आ गई है? पहले ये हाफ ओवल शेप्ड थे, अब ये ओवल शेप्ड कंप्लीट। इट मींस कि यहाँ पर प्रोडक्ट बनी है।
तो एंजाइम का सिर्फ ये नहीं है कि वो सिर्फ चीजों को तोड़ता है, ये जोड़ने में भी हेल्प करता है। कम ऑन टू द डेफिनेशन। एंजाइम्स बायोकैटलिस्ट है। वो क्या करते हैं, वो हमारे सेल में होने वाली केमिकल एक्टिविटीज, मेटाबॉलिक रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं। जैसे कि डाइजेशन है, हम जो फूड खाते हैं तो हमारे माउथ में, सलेवा में एंजाइम प्रेजेंट होता है, वो उसको माउथ से ही खाने को डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। आगे जाते जाते डिफरेंट प्रोसेसेस से गुजरता है, डिफरेंट एंजाइम्स उसके ऊपर एक्ट करते हैं और वो फूड हमारा मैक्रो फॉर्म में होता है। अब वो क्या होगा, वो अब छोटे छोटे यूनिट्स में या छोटे छोटे मोनोमर्स में क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, तो उसे हम डाइजेशन कहते हैं। लेकिन इस रिएक्शन को स्पीड अप करवाता है एंजाइम। एंजाइम्स सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में भी, टिश्यू में भी और बॉडी फ्लूइड्स में। बॉडी फ्लूइड्स मतलब जो सेल के बाहर पोर्शन होता है उनमें भी। अब एंजाइम्स जो है ना, बेसिकली वो दो तरीके के होते हैं। मेन बात ये है कि एंजाइम्स बनते विद इन द सेल हैं, लेकिन समटाइम वो सेल से बाहर जाकर भी काम करते हैं। अगर वो सेल के अंदर बन रहे हैं और सेल के अंदर ही काम कर रहे हैं तो उसे हम एंडोजाइम्स कहेंगे। जैसे कि मेटाबॉलिक एंजाइम्स हैं, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज सेल के अंदर बनता है और सेल के अंदर ही वर्क करता है। लेकिन कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम एक्सोजाइम्स कहते हैं, जो सेल के अंदर बनते हैं लेकिन उनका जो कैटलिस्ट फंक्शन है, रिएक्शन है, वो आउट ऑफ द सेल भी हो सकता है। जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स, एग्जाम्पल है पेंक्रियाटिक जूस। उस पेंक्रियाटिक जूस में आपका लाइपेज एंजाइम है। अब वो लाइपेज एंजाइम देखो पेंक्रियाज में बन रहा है, लेकिन वहां से वो कहाँ आता है, आपके ड्यूडिनम में। डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है ड्यूडिनम, वहां पर आकर आपका लाइपेज लिपिड पे एक्ट करता है और लिपिड की डाइजेशन स्टार्ट करता है। तो इट मीन्स वह बना कहां पर था, पेंक्रियाज में बना था, लेकिन वहां से वो निकलकर आया है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। तो ऐसे एंजाइम्स को हम एक्सोजाइम्स कहेंगे। कुछ एंजाइम्स के हम एग्जांपल्स लेते हैं जो डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, जिसे हम प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम कहते हैं, प्रोटीज। एंजाइम वो होता है जिसके एंड में आप देखेंगे ASE लगा होता है, तो वो प्रोटीएज एंजाइम जो मीट, सी फूड, सोयाबीन वगैरह को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। फिर फैट को डिग्रेड करने वाले एंजाइम्स हैं जैसे लाइपेज, जो बीफ में फोई ग्रास, फ्रेश क्रीम, एग, यॉक, चीज में जो फैट होगा उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। फिर शुगर को डिग्रेड करने वाले एंजाइम्स आएंगे जैसे अमाइलेज, चॉकलेट में मौजूद शुगर, कार्बोहाइड्रेट, केक में, बिस्किट में, कुकीज में, सॉफ्ट ड्रिंक्स, अल्कोहल, इन सब में जो भी आपके कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी वगैरह होगी जो हम ईट करते हैं वो डाइजेस्ट होती है हमारी बॉडी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम एंजाइम्स के देख लें तो सबसे पहला कैरेक्टर है कि एंजाइम प्रोटीनियस इन नेचर होता है, मतलब ये प्रोटीन का बना होता है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इसका वो है कि ये रिएक्शन को स्पीड अप करता है, बट ये कभी भी यूटिलाइज नहीं होता है। रिएक्शन को स्पीड अप करता है, अपने आप को कभी यूटिलाइज नहीं करता है। इसको हम ऑर्गेनिक कैटलिस्ट भी कहते हैं। एंजाइम जिस प्रोटीन का बना होता है उस एंजाइम को हम कहते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन, यानी एंजाइम इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। वन थिंग इज इम्पोर्टेंट कि एंजाइम स्पेसिफिक इन एक्शन होते हैं। स्ट्रक्चर में देखा, मैंने आपको कुछ एंजाइम्स दिखाए, तो कुछ एंजाइम्स जिसमें प्रोटीएज एंजाइम्स थे वो स्पेसिफिक थे प्रोटीन के लिए। फिर आपको दिखाए लाइपेज एंजाइम्स जो कि स्पेसिफिक थे लिपिड के लिए। फिर आपको मैंने शुगर डिग्रेडिंग एंजाइम दिखाया, वो शुगर को डिग्रेड करेगा। तो हर एंजाइम की स्पेसिफिक नेचर है कि वो एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ ही वर्क करेगा। जो होते हैं वो सेंसिटिव इन पीएच होते हैं। अगर बॉडी के अंदर चेंज आ जाता है पीएच का, क्योंकि कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो एसिडिक नेचर में वर्क करते हैं, कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर के अल्कलाइन कंडीशन में वर्क करते हैं।
सो अगर कोई चेंज आ जाता है पीएच के अंदर, सो दे आर वेरी सेंसिटिव, दे कैन डिटेक्ट। और एंजाइम्स सेंसिटिव टू टेम्परेचर, एंजाइम्स टेम्परेचर की वजह से डीनेचर हो जाते हैं, उसकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है। अगर सबस्ट्रेट की क्वांटिटी हाई है तो उस कंडीशन में भी सेंसिटिव हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि सबस्ट्रेट बढ़ाने से एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाती है, बल्कि वो वर्क डिक्रीज हो जाता है। एंजाइम क्या करता है, एंजाइम की वजह से एक्टिवेशन एनर्जी जो है ना वो लो होती है, मतलब इसको ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए रिएक्शन को स्पीड करने के लिए। नॉट यूज दैट सेल्स, ये अपने आप को कभी यूज नहीं करते हैं। अब जैसे कि मैंने अब ऑलरेडी बताया एक्सोजाइम और एंडोजाइम का, तो इसको हम दूसरे अल्फाज में इन वीवो और इन विट्रो के हवाले से भी यूज करते हैं। इन वीवो मतलब जो विद इन अ सेल बनेगा और विद इन अ सेल ही वर्क करेगा। इन विट्रो मतलब ये होता है कि वो सेल के अंदर बनता है लेकिन वो सेल के बाहर काम करता है। एंजाइम्स बेस्ट वर्क करते हैं एक्वस इन्वायरमेंट में, मतलब वाटर वाले इन्वायरमेंट, क्योंकि वाटर एज अ बुफर वर्क करता है। देन कम आउट टू द मोड ऑफ एक्शन। एंजाइम का एक्शन जो है वो किस तरीके से होता है, एंजाइम किस तरह से सबस्ट्रेट के साथ मिलता है, किस तरह से वो वर्क करता है। तो पहला जो मॉडल आया वो था की लॉक थ्योरी, जो किसने प्रपोज किया, फिशर ने इन 1898 में। और उसी की लॉक थ्योरी को बाद में इंप्रूव भी किया पाउल फिल्डर एंड डीडी वुड्स ने। अब की लॉक थ्योरी का क्या कॉन्सेप्ट है, इन साइंटिस्ट डीडी पाउल और फिशर के अकॉर्डिंग एंजाइम, इनके मुताबिक एंजाइम एज अ लॉक वर्क करता है और सबस्ट्रेट जो उसके साथ आकर अटैच होता है वो एज अ की है। मतलब ये होता है कि ये वो बताना चाह रहे थे कि एक पर्टिकुलर लॉक को एक पर्टिकुलर की ही ओपन करती है, तो इस तरह से एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट ही आकर पर्टिकुलर एंजाइम के साथ अटैच होगा तो वो रिएक्शन होगा। दूसरी चीज इन्होंने ये बताई कि जो आपका एंजाइम होता है वो रिज्ड होता है, उसकी एक्टिव साइट बहुत ही सख्त होती है। फिर आते हैं एंजाइम्स एक्शन करते हैं पार्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ, उनके बीच में क्या होता है, सबस्ट्रेट और एंजाइम मॉलिक्यूल के बीच में फिजिकल कांटेक्ट बनता है। फिर उसके अंदर आपको ये बताया गया कि एंजाइम एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, उसकी एक्टिव साइट होती है जो स्पेसिफिक इन नेचर होती है, और स्पेसिफिक इन नेचर साइट के ऊपर स्पेसिफिक सबस्ट्रेट फिट होता है। ये स्ट्रक्चर है की लॉक थ्योरी मॉडल की, जिसमें आप देख सकते हैं ये एक एंजाइम है, इसकी ये एक्टिव साइट है। इस एक्टिव साइट पे आप देखें तो ये आपके पास ये स्ट्रक्चर नजर आ रही है, यहाँ पर आपका सबस्ट्रेट क्या होगा, आकर अटैच होगा और इसके साथ ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। और कुछ टाइम के बाद देखेंगे ये एंजाइम फ्री है, ये एंजाइम अब फ्री है दूसरे रिएक्शन के लिए और आपका प्रोडक्ट जो है वो बन गया है, यानी ये एनाबॉलिक प्रोसेस हुआ है। लेकिन कुछ टाइम के बाद आपके पास एक और मॉडल आता है, इंड्यूस फिट मॉडल, जो कि कॉशलैंड ने दिया इन 1959 में। के मुताबिक की एंड लॉक थ्योरी का कॉन्सेप्ट जो है उसमें कुछ चेंज है। वो ये है, इनका कहने का मकसद ये है कि एक्टिव साइट जो होती है एंजाइम की वो बड़ी फ्लेक्सिबल होती है, क्योंकि जब एंजाइम के साथ कोई सबस्ट्रेट आकर अटैच्ड होता है तो वो एंजाइम की स्ट्रक्चर को इंड्यूस करता है, मतलब वो उस स्ट्रक्चर के अंदर चेंज लेकर आता है। और जैसे कि एक्टिव साइट के ऊपर चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं तो वो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर बनाता है सबस्ट्रेट के साथ की एंड लॉक थ्योरी के मुताबिक। लेकिन हम देखते हैं अमूमन कि आपके कभी कभार लॉक में की भी लग जाती है और आपका वो लॉक ओपन भी हो जाता है, लेकिन वो लॉक की नहीं भी होती है इन सम केसेस। तो इसने कहा ऐसा एंजाइम की कंडीशन में तो नहीं होता है, एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट अटैच होगा तो अगर वो स्पेसिफिक इन नेचर है,
अगर वो उसके साथ कंबाइन होता है और उनके अंदर चार्ज कॉम्प्लीमेंट्री मैच कर जाती है तो ही रिएक्शन वो होगा। एंजाइम्स जो है उसको क्लासीफाई किया गया है 6 क्लासेस में। सबसे पहला एंजाइम का क्लास है ऑक्सीडोरिडक्टेज, सेकंड ट्रांसफरेज, थर्ड हाइड्रोलेज, फोर्थ लाइजेज, फिफ्थ आइसोमरेज एंड सिक्स्थ वन इज अ लाइगेज। एंजाइम्स है, कुछ रिएक्शंस हैं और कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। सबसे पहले ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम की बात करें तो ये वो एंजाइम है जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में इन्वॉल्व होता है। ये क्या करता है, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन एटम्स के या इलेक्ट्रॉन्स को सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट के साथ अटैच करता है, जिससे या तो ऑक्सीडेशन होगी या रिडक्शन होगी। जैसे डिहाइड्रोजनेज ऑक्सीडेज एंजाइम है। ट्रांसफरेज एंजाइम जो कि स्पेसिफिक ग्रुप को ट्रांसफर करता है एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट तक, जैसे ट्रांस अमाइनेज, काइनेजिस। तीसरी क्लास है हाइड्रोलेसिस। हाइड्रोलेसिस क्या करता है, सबस्ट्रेट को हाइड्रेट करता है, जैसे आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जो चीजों को हाइड्रोलाइज्ड करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। फोर्थ क्लास आइसोमरेज है जो कि आपके मॉलिक्यूलर फॉर्म में जो सबस्ट्रेट आता है उसको चेंज करते हैं, जैसे फॉस्फोहेक्सोस, आइसोमरेज, फर्मारेज। नंबर फिफ्थ क्लास इज लाइजेज। लाइजेज नॉन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। ये क्या नॉन हाइड्रोलिक एंजाइम है जो क्या करता है कि ग्रुप को रिमूव करता है, किसी सबस्ट्रेट के साथ अटैच करता है या किसी ग्रुप को एडिट, किसी ग्रुप को अटैच करता है या किसी ग्रुप को रिमूव करता है, जैसे डी कार्बोजाइलेज और एल्डोलेजिस। सिक्स ग्रुप, सिक्स क्लास जो है आपकी है वो है लाइगेजेस, जिसे संथे जिसे संथे जिसे संथेटिसिस कहते हैं। मतलब ये क्या करता है, ये चीजों को जोड़ने में हेल्प करता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लें लाइगेज एंजाइम की, जो डीएनए के दो स्ट्रैंड्स को आपस में जोड़ने में हेल्प करता है, ज्वाइनिंग करता है दो मॉलिक्यूल्स की और नया बॉन्ड भी बनाता है, जैसे सिट्रिक एसिड सिंथेटीज, सिट्रिक एसिड सिंथेटीज। अब आते हैं टाइप्स ऑफ एंजाइम्स के ऊपर। तो एंजाइम्स जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन कुछ एंजाइम्स के पास नॉन प्रोटीनियस पार्ट भी प्रेजेंट होता है। अब कुछ ऐसे एंजाइम्स जिनके पास प्रोटीन पार्ट के अलावा नॉन प्रोटीनियस पार्ट भी मौजूद है, ऐसे एंजाइम्स को हम होलो एंजाइम्स या कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स कहते हैं। अब उन होलो एंजाइम्स के अंदर जो प्रोटीनियस पार्ट होता है उसे हम कहते हैं एपो एंजाइम, और जो नॉन प्रोटीनियस पार्ट होता है उसे कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। देख सकते हैं कि बहुत से एंजाइम्स में नॉन प्रोटीनियस पार्ट्स होता है जिसको हम एज अ कोफैक्टर, एज अ एक्टिवेटर कहते हैं, जो कैटलिस्ट करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। अब देखें, एक ऐसे एंजाइम्स हैं जो सिंपल हैं, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो प्रोटीन के बने होते हैं, और कुछ एंजाइम्स जो कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स हैं जो प्रोटीन और नॉन प्रोटीनियस पार्ट्स के बने हुए हैं। तो नॉन प्रोटीनियस पार्ट्स जो है कॉन्जुगेटेड एंजाइम में वो एज अ कोफैक्टर वर्क करता है, पर जो प्रोटीनियस पार्ट एंजाइम का होता है उसे हम एपोजाइम कहते हैं। अब जब कोफैक्टर और एपोजाइम आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, होलो एंजाइम, या फिर इसे हम कॉन्जुगेटेड एंजाइम भी कहते हैं। अब कोफैक्टर्स को हम दूसरे अल्फाज में एक्टिवेटर्स भी कहते हैं। अब जो नॉन प्रोटीनियस पार्ट होता है जैसे कोफैक्टर है, तो ये कोफैक्टर्स दो तरीके के होते हैं, या तो ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक। अगर इनऑर्गेनिक है तो वो होंगे मेटालिक आयंस, और ऑर्गेनिक है तो वो होगा प्रोस्थेटिक ग्रुप या कोएंजाइम्स। कोफैक्टर्स जो है अगर इनऑर्गेनिक आयंस हैं तो उसे कोएंजाइम भी कहते हैं, और ऑर्गेनिक को मेटालो ऑर्गेनिक भी कहते हैं। आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ कोफैक्टर्स ऐसे हैं जो टाइटली बाइंड हो रहे हैं, जिसे हमने प्रोस्थेटिक ग्रुप कहा, पर कुछ एंजाइम्स के साथ ऐसे पार्ट, नॉन प्रोटीनियस पार्ट्स जो कि लूजली अटैच्ड होंगे, जिसे हम कोएंजाइम कहेंगे।
अब कोएंजाइम अक्सर करके एज अ कैरियर वर्क करते हैं, जो कि क्या करते हैं, को सबस्टेट के साथ मिलके को सबस्टेट बनाते हैं। जैसे वाइटामिन्स हैं, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं, जो हमारी डाइट में स्मॉल अमाउंट में हमें नीडेड होते हैं, क्योंकि ये कोएंजाइम के प्रीकर्सर्स हैं। कुछ एंजाइम्स की ये क्लासिफिकेशन है। कॉम्प्लेक्स यानी होलो एंजाइम्स जो प्रोटीन्स एंड नॉन प्रोटीन्स पार्ट के बने होते हैं। सिंपल एंजाइम्स जो सिर्फ प्रोटीन के बने होते हैं। कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स में एपोजाइम यानी प्रोटीनियस पार्ट, नॉन प्रोटीनियस पार्ट को कोफैक्टर कहते हैं। कोफैक्टर दो तरीके के हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप जो कि अक्सर करके स्मॉल अनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या एटम्स वगैरह बनाते हैं, जो कि टाइटली अटैच्ड होता है। और को एंजाइम्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, लार्ज और लूजली बाइंड होते हैं